एक पति अपनी ही पत्नी के छोटे-छोटे टुकड़े काटता है, बड़ी-बड़ी हड्डियों को वो मिक्सर में पीसता है और मूसल से उनको कूट-कूट कर उनका चूरमा बनाता है। कुकर में उनके उसके मांस को बॉयल करता है और ले जाकर के बगल की झील में प्रवाहित कर देता है। जब ये घटना लोगों को पता चली, सभी लोग सन्न रह गए, सबके कान खड़े हो गए और एक बड़ा सवाल उठा, कोई भी व्यक्ति अपनी ही पत्नी के साथ ऐसा कृत्य कैसे कर सकता है? तो आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी और कहाँ का है मामला। नमस्कार, मैं हूं देवव्रत पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन द वे। दरअसल हैदराबाद में एक थाना पड़ता है मीरगेट। मीरगेट थाना क्षेत्र अंतर्गत ही एक कॉलोनी आती है, न्यू बैंकट कॉलोनी। यहाँ का रहने वाला गुरु मूर्ति अपनी पत्नी पी वेंकटा माधवी के साथ रहता है। 16 जनवरी 2025 को पत्नी माधवी की बात अपनी माँ से अपने मायके होती है। सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, बात नॉर्मली होती है। बात हो जाने के बाद फ़ोन कट हो जाता है, माँ और बेटी अपने-अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं। दरअसल माधवी की आदत थी, दिन भर में कई बार वो अपनी माँ को फ़ोन करती थी और माँ से बातचीत किया करती थी। काफ़ी घंटे जब बीत जाते हैं, माँ के पास बेटी का फ़ोन नहीं आता है, तो माँ दोबारा अपनी बेटी को फ़ोन करती है, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता है। पहले तो माँ को लगता है कि नॉर्मल है, हो सकता है बेटी का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है या बैटरी चार्ज न रही हो या कोई और कारण रहा हो, त्योहारों का समय चल रहा है, हो सकता है ज़्यादा व्यस्त है इसलिए मोबाइल को उसने बंद कर दिया हो। जब कई घंटे फिर बीत जाते हैं तो दोबारा माँ बेटी को फ़ोन लगाती है, लगातार उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। वो कई बार लगाने की कोशिश करती है लेकिन बार-बार उसका मोबाइल स्विच ऑफ ही बता रहा था। 16 जनवरी बीत गया, 17 जनवरी भी बीत गया, निरंतर बेटी का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। नतीजा वो अपनी पत्नी को सारी बात बताती है, तो इसके बाद वो निर्णय करते हैं कि चलो कल बेटी के घर चलते हैं और पता लगाते हैं कि क्या बात है, आखिर उसका मोबाइल स्विच ऑफ क्यों आ रहा है। 18 जनवरी की सुबह पति पत्नी अपने बेटी के ससुराल पहुंच जाते हैं, जहां केवल दामाद मिलता है, घर में बेटी नहीं थी। तो वो दामाद यानी कि गुरु मूर्ति से पूछते हैं कि बेटी कहाँ गई है, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। तो दामाद कहता है आपके घर नहीं गई, मुझे लगा कि वो आपके पास गई हुई है। तो कहते हैं नहीं, हमारे पास तो नहीं आया, आप बताइए क्या हुआ था। तो गुरु मूर्ति बताता है कि 16 जनवरी को मेरी पत्नी से कहा-सुनी हो गई थी। वो लगातार मायके जाने की जिद कर रही थी और मैं बार-बार उसको मना कर रहा था। इनके 2 बच्चे भी हैं जो अपने बुआ के वहाँ रह रहे थे और इसी बात पे गुरु मूर्ति कहते हैं कि देखो बच्चे भी बुआ के घर हैं, तुम भी मायके चली जाओगी तो मैं यहाँ अकेला पड़ जाऊँगा, इसलिए मैं उसे जाने नहीं दे रहा था, जिस बात पे गुस्सा करके वो अकेले ही निकल गई। मुझे लगा वो आपके घर गए हैं। लेकिन ये बात सुन कर के माता-पिता तो सन्न रह जाते हैं। इसके बाद लोग तमाम रिश्तेदारों के पास या जहाँ-जहाँ माधवी के जाने की संभावना थी, हर जगह पूछताछ होती है, लेकिन कहीं भी माधवी का पता नहीं चलता है। हार करके वो लोग मीरगेट थाने पहुँचते हैं और लिखित रूप से सूचना देते हैं कि मेरी बेटी माधवी जो 35 वर्ष की है और 16 जनवरी से ही लापता है, अभी तक घर नहीं आई है। पुलिस वाले भी इस मामले में खोजबीन शुरू कर देते हैं। तो माधवी के घर के आस-पास जो सीसीटीवी फुटेज थे, वो खंगालते हैं तो माधवी अपने घर के अंदर जाते तो दिख रही है, लेकिन घर के बाहर नहीं आ रही है। तो ये बात एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा था। पुलिस वालों के अंदर पति के ऊपर ही शक पैदा हो गया। तो पति से यानी गुरु मूर्ति से पुलिस पूछताछ करती है कि आप क्या करते हैं? तो बताते हैं कि मैं 20 साल लगभग आर्मी में सेवा दे चुका हूँ। 2020 में मैं रिटायर हो गया। उसके बाद मुझे डीआरडीओ में एक सुरक्षा के पद पे नौकरी मिल गई और इस समय मैं डीआरडीओ में ही काम कर रहा हूँ। चूँकि ये आर्मी के जवान रह चुके थे, देश की सेवा कर चुके थे, इसलिए पुलिस शुरुआत में इनसे नरमी बरत रही थी। पुलिस वालों ने जब उनसे पूछा तो जो उन्होंने अपने सास-ससुर को बताया था, वही बात उन्होंने पुलिस वालों को भी बताया। फिर दूसरे दिन जब पुलिस वालों ने पूछताछ किया तो कुछ और बताया, तीसरे दिन पूछताछ हुई, कुछ और बताया। मतलब लगातार गुरु मूर्ति के बयान बदल रहे थे, जो एक शक का बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहे थे। ये बात उच्च अधिकारियों को भी पता चली, तो फिर सख्ती से गुरु मूर्ति से पूछताछ की गई। तो गुरु मूर्ति क्या करते हैं, पुलिस वालों को सीधे अपने घर ले जाते हैं, बाथरूम में ले जाते हैं और कहते हैं मेरी पत्नी पहले आई बाथरूम में, बाथरूम से निकली तो वो किचन में ले जाते हैं और किचन भी दिखाते हैं और एक बड़ा सा कुकर किचन में दिखाते हैं। कहते हैं पत्नी किचन में आई और इसी कुकर के माध्यम से वो बाहर निकल गई। इस बात को सुन करके सब लोग स्तब्ध रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर कुकर के रास्ते कोई बाहर कैसे जा सकता है। पुलिस वालों ने सोचा लग रहा है इनकी मानसिक संतुलन बिगड़ गई है, पत्नी लापता है इसलिए इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। फिर पुलिस वाले पूछते हैं, जब सख्ती से पूछताछ करते हैं तो वो बताते हैं पत्नी जब मेरी आई तो मेरी पत्नी से विवाद हो गया। विवाद हुआ तो मैंने पत्नी को जोर से धक्का दे दिया, जिससे वो दीवार में जाकर के टकरा गई और वहीं धड़ाम से गिर गई। मुझे लगा कि वो नाटक कर रही है इसलिए मैं घर से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद आया तो भी देखा कि पत्नी वहीं बेहोशी की हालत में लेटी हुई है। फिर मुझे लगा कि हो सकता है वो मुझे परेशान करने के लिए नाटक कर रही है, फिर मैं बाहर चला गया।
जब फिर वो कुछ घंटों बाद अंदर आते हैं तब भी पत्नी वहीं गिरी हुई थी, बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। फिर उसके बाद गुरुमूर्ति जा करके उसकी नब्ज़ चेक करते हैं और सांसें चेक करते हैं। ना तो नब्ज़ चल रही थी, ना ही उसकी सांसें थी। पत्नी की मौत हो चुकी थी। कहीं न कहीं अंदर ही अंदर इनको खुशी भी मिल रही थी, क्योंकि वो पत्नी से मुक्ति भी पाना चाह रहे थे, क्योंकि कई साल से लगातार उनके छोटे-छोटे बातों को लेकर के झगड़ा हो रहा था और इस बात को लेकर के वो काफ़ी परेशान रहते थे। तो मनी मन वो सोच रहे थे चलो अच्छा हुआ ये मर गई। लेकिन एक बड़ी समस्या उनके सामने ये थी कि लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए? क्योंकि अगर वो लाश को बाहर लेकर के निकलेंगे तो सभी को पता चल जाएगा कि उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और उन्हें जेल हो सकती है। इसके बाद वो यूट्यूब पे सर्च करने लगे कि लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। फिर वो क्या करते हैं, पत्नी को बाथरूम में घसीट करके ले जाते हैं और छोटे-छोटे टुकड़ों में पत्नी को काट देते हैं। जो पत्नी की बड़ी-बड़ी हड्डियाँ थीं, जो शरीर के स्ट्रॉन्ग पार्ट थे, उन्हें मिक्सर में और मूसल के सहारे कूट-कूट करके उनका चूरमा बना देते हैं और बड़े-बड़े जो मांस के लोथड़े थे, बड़े-बड़े टुकड़े थे, उन्हें कुकर में उबालते हैं। और ये सारा प्रोसेस करने में उन्हें 72 घंटे लगते हैं। यानी आप सोचिए 72 घंटों तक वो अपनी पत्नी को काटता रहा, कूटता रहा और कुकर में उबालता रहा। इसके बाद वो पास के एक झील में ले जाता है और उसी झील में प्रवाहित कर देता है। ये बात सुनने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं और तत्काल पुलिस वालों ने मौके पे डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को बुला लिया। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड पूरे घर में जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन कहीं भी उनको एक कण तक नहीं मिलता है, ना ही कहीं खून के दाग धब्बे मिलते हैं, क्योंकि गुरुमूर्ति ने बखूबी पूरे घर को साफ कर दिया था, जिस कारण पुलिस के हाथ खाली थे। झील में भी जाते हैं, लेकिन झील से भी उनके हाथ खाली ही मिलते हैं। कहीं कोई निशान, कहीं कोई टुकड़ा नहीं मिलता है। अंदाजा लगाया जाता है कि हो सकता है झील में रहने वाले जीव जंतु या मछलियां उस मांस के टुकड़ों और चूरमे को खा गई हों। बहरहाल पुलिस के हाथ खाली थे। इसके बाद भी पुलिस गुरुमूर्ति से पूछताछ करती है कि सच-सच बताओ कि तुमने अपनी पत्नी के साथ क्या किया? क्या तुम्हारी पत्नी वास्तव में मर गई या फिर अभी वो जिंदा है? गुरुमूर्ति बार-बार उनसे कह रहा था कि मैंने उसके टुकड़े करके झील में बहा दिया। अब पुलिस, चूंकि घर से भी पुलिस को कुछ नहीं मिला, झील से भी पुलिस को कुछ नहीं मिला, पुलिस के हाथ लगातार खाली थे। तो पुलिस के अंदर एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा था कि अगर ये मामला कोर्ट में जाएगा तो ये मामला कोर्ट में ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा, क्योंकि कोर्ट तो सबूत पे काम करती है और सबूत के नाम पे पुलिस के हाथ खाली थे। किसी तरह का कोई सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगा था। तो ये मामला एक रहस्य बन जाएगा और इसमें ये मामला कोर्ट में ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा। तो पुलिस बार-बार, पुलिस के अंदर ये भी डाउट था कि अगर हमें कुछ मिला नहीं तो हो सकता है इसकी पत्नी जिंदा हो या वास्तव में इसने अपनी पत्नी को मार दिया। मतलब इस तरह के तमाम सवाल पुलिस के अंदर घूम रहे थे। वो बार-बार उससे एक ही सवाल पूछ रहे थे और बार-बार वो एक ही जवाब दे रहा था कि मैंने अपनी पत्नी को काट-काट करके उसको बहा दिया है। 24 जनवरी 2025 तक पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी पुलिस के हाथ ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जो इस बात को साबित कर सके कि माधवी की हत्या हुई है या माधवी के शरीर को इस तरह से उबाल करके झील में ले जा करके बहा दिया है। पुलिस इन तमाम आंकड़ों पे, तमाम मुद्दों पे काम कर रही है कि क्या वो जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो घर के किस रास्ते से वो बाहर निकली, या फिर क्या वाकई में जो बात गुरुमूर्ति कबूल कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, ये बात सच है। बहरहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में अभी भी लगी हुई है। इस मामले का खुलासा अभी हो नहीं पाया है। पुलिस इस पे काम कर रही है। जैसे इसमें कुछ अपडेट आता है, कहानी के माध्यम से आपको ये सूचना जरूर देने की कोशिश करूंगा कि आखिर उसके पत्नी के साथ वास्तव में क्या हुआ था। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को डराना, किसी को धमकाना, किसी को भयभीत नहीं करना है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है, ताकि समाज में जो इस तरह की घटित घटनाएं हो रही हैं इस पे अंकुश लगाया जा सके और इस तरह के कोई भी कदम उठाने से पहले लोग 1000 बार सोचें।